आप सबसे के सवालों से भी ये समझ में आया कि अभी फिर से जल्द और बाल विवाह यानी कि अर्ली और चाइल्ड मैरिज के संदर्भ में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत सारी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जहां पे फिर से ज़रूरत है कि हम नारीवादी नज़रिए से इन चुनौतियों, इन नए संदर्भों को टटोलना शुरू करें। तो आज का जो हमारा आखिरी पैनल है वो इसी चीज़ पे बात करेगा कि व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस and issues in the context of early and child marriage, and what can be the possible feminist strategies and responses to address these changes. तो मैं सबसे पहले अर्चना को इनवाइट करूंगी स्टेज पे। वो इस पैनल को मॉडरेट कर रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्चना निरंतर की डायरेक्टर हैं। ये पिछले 25 सालों से अर्चना जेंडर सेक्सुअलिटी और शिक्षा के बहुत से मुद्दों पे काम करती आई हैं, रिसर्च करती है, कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग करती हैं और लैंडस्केप एनालिसिस के साथ साथ अर्चना ने जो हमारी निरंतर की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे स्टडी है उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक मैं अपना पर्सनल नोट ऐड कर रही हूँ कि अर्चना बहुत क्रिएटिव है। रिसर्च को एक्सेसिबल मटेरियल्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसमें अर्चना की खासियत है। तो वेलकम अर्चना। तो अब हमारे पैनलिस्ट को भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर मेरी जॉन। मेरी, इफ यू कैन जॉइन अस ऑन द स्टेज। वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ यू। मेरी के साथ इंदिरा जी फ्रॉम महिला जन अधिकार समिति। देन वी हैव जमीला जी फ्रॉम शाहीन वुमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन। भारती जी एज यू नो इज द co-founder of हक। एंड देन वी हैव सपना from International Center for Research on Women Asia. मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम ये पैनल कर रहे हैं। जैसे कि हमने सुबह ही बात की थी कि आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ देखें कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। आइडिया ये भी है कि आज पे रिफ्लेक्ट कर सकें। आज हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर में क्या चल रहा है, इसके क्या चैलेंजेस हैं और आगे अगर हमें इस मुद्दे को देखना है, इस पे काम करना है तो क्या हमारी रणनीतियाँ होंगी। मतलब इस पैनल में ऐसा नहीं है कि हम कुछ रणनीतियाँ निकाल सकेंगे, लेकिन जिस तरह के रिफ्लेक्शंस आएंगे, जो हमारा एनालिसिस निकलेगा, शायद उसमें से हम सब कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेके अपने आगे के काम को किसी रूप में, किसी शेप में देख सकते हैं। तो इस पैनल का मैं आगाज़ करना चाहती हूँ सभी पैनलिस्ट से एक सवाल पूछ के, और वो सवाल है कि अगर हम सब 2-2 मिनट लें और सिर्फ कहें कि हमारी नज़र से हम जिस तरह से आज के समय को देख रहे हैं, परख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं अपने स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज का कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट हमें किस तरह का लगता है। और शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर मैरी जॉन से। और ओके, मैरी को कौन नहीं जानता है, मुझे लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्सा, एक स्तंभ रही हैं फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स और विमेंस मूवमेंट का। CWDS की डायरेक्टर रही हैं 2006 से 2012 तक और एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी डायरेक्टर रही हैं विमेन स्टडीज़ प्रोग्राम JNU का 2001 से 2006 तक। और एक लास्ट, ये एक बहुत रिसेंटली तो नहीं, 2-3 साल पहले अभी हम इसको पढ़ ही रहे हैं, चाइल्ड मैरिज इन एन इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ फेमिनिस्ट रिव्यू फ्रॉम इंडिया। ये एक बुक जो इनके रिसर्च के पे आधारित है, वो भी आई है और बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो बहुत क्लोजली आपने इस मुद्दे के साथ में भी चाइल्ड मैरिज पे को फेमिनिस्ट लेंस से भी देखा है और इंगेज किया है।
तो और आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, गीता भी जो कह रही थी, असम में एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका में अचानक फिर से ये मुद्दा उछलने लगा है और हम रोज़ न्यूज़ आ रही है 20,000 गर्ल्स प्रेग्नेंट बिफोर 18 इयर्स। और उसमें एक इंटरेस्टिंग एक नेटवर्क है चाइल्ड मैरिज रोको अभियान के तहत ही बना नेटवर्क, जिसके फाउंडर मेंबर का उसमें एक मैंने कमेंट पढ़ा और वो कह रहे थे कि 18 साल से पहले की जितनी भी प्रेगनेंसीज़ हैं उनको बलात्कार समझना चाहिए। तो इस तरह के अभी भी हम उसी दौर में हैं जहाँ पे हम और दूसरी तरफ सरकार का जो पूरा आ रहा है 21 साल, जबकि वैसे ही शादी की उम्र 19-20 हो रही है और सरकार अपनी तरफ से फिर से 21। तो ये एक तरह का सोशियो पॉलिटिकल माहौल भी है जिसको हम देख रहे हैं। तो आपकी तरफ से अगर आप शुरू करें और बताएं कि आपकी क्या रीडिंग है। ये पहला सवाल है, देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन। Hello. So I will speak in English, partly because my Hindi is horrible, but partly also because we live in a time when I don't think we want to turn Hindi into the language and the only language. We need many languages and many ways of expression. So English is mine, and English I think also belongs to India. So bear with me. Okay, so I want to say two, which I'll say more in the next round. One is that, I mean, we've been talking about and I'm glad, I wish that we could say more about the international agendas that are in some sense being set for us, on some sense being open to negotiation and so on. But there is also the Indian state, and the Indian state today is a very slippery customer. When it comes to women, it often does not speak the language of Hindu Rashtra. It does not speak the language of Bharat Mata. It is speaking the language of gender equality, of empowerment. And please read, everybody should read the PCMA 2020, the objects and reasons of the latest move to raise the age of marriage of girls from 18 to 21, which means that it's going to redefine any girl, any woman, I should say, any woman below the age of 21 is a girl, is a child. Please understand the repercussions of this law. Look at the objects and reasons. I'll talk about it a little more, because it's entirely in the language of empowerment. It's entirely in the language of gender equality. And the important thing, there are most of the claims, and I haven't heard this being discussed enough here, most of the claims being made are outright false about nutrition, about health, about education, and so on. I'll talk about that later. So that's my first point. And the second is that, and again, I think even though we are saying it, we're not really engaging with it. My own journey has been, I'm a newcomer to the whole area of early and child marriage, and I entered it with the existing, some skepticism about it. But to me, the issue is not early or child marriage, it's compulsory marriage. I'm not hearing enough about what are we talking about? What is this institution called compulsory marriage? And compulsory does not mean forced. It is most of the time it is fully consensual on the part of all parties. So what are we talking about? What is this institution? I'd like to say a little bit more about that, and why then the so-called child marriage is the underbelly. It's the underbelly. It's all the most vulnerable groups by poverty, by class, by caste, by community are in fact part of this underbelly. But unless we understand the structure, we won't understand the underbelly either. So I'd like to say more about that. And we will come back to you for more. Next I'll go to Indira Pancholi. Indira ji Mahila Jan Adhikar Samiti की founder member हैं, और अगेन एक कमिटेड फेमिनिस्ट हैं जो राइट्स और वुमेंस राइट्स एंड यंग पीपल्स राइट्स पे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 30 सालों से काम कर रही हैं, और बहुत सारी नेशनल लेवल रिसर्च का पार्ट रही हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हैं, और कैसे लड़कियों और महिलाओं की लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया जाए, इसमें आपका एक बहुत लंबा काम रहा है। तो आप जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, उसमें आज का संदर्भ किस तरह से आपको दिखाई पड़ता है, उस पर थोड़ा रोशनी डालें।
थैंक यू अर्चना। मेरी ने जिस तरह से सेट कर दिया ग्राउंड, तो मुझे लग रहा है उसी डायरेक्शन में मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय में हम लोग एकदम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हैं, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आवाज़ रखने के लिए जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं, और एक रिजिड सोसाइटल सिस्टम है वो फिर से इमर्ज हो रहा है, और वो जिसके साथ हम यूज्ड टू थे और जिसमें हमने डील करने के तरीके निकाले इतने सालों में, अभी वो तरीके काम नहीं करेंगे, और हमें बहुत नई चीज़ें सोचनी और नई चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा, और जो न्यू वेज ऑफ कंट्रोल और पावर एक्सरसाइज के निकल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस सब का जो असर है, जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है और जो एडोलेसेंट हैं उसके ऊपर, मतलब मुझे नहीं पता कि हम कैसी जनरेशन देखेंगे 10 साल बाद और 20 साल के अंदर, किस जनरेशन को हम देखेंगे, और उस जनरेशन से जो नई जनरेशन बनेगी, क्योंकि जहाँ हिस्ट्री भी नहीं है अब हमारे पास बताने को, कम होगी, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारा रोल ये है कि हम अपने यूथ को इसमें लगाएं कि अपने हिस्ट्री को लिखने का हम शुरुआत करें। आंदोलनों की हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों का हिस्ट्री हो जिन्होंने इन पूरे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए काम किया हो, और इसमें जो अपनी ये पूरा मैरिज के सिस्टम को आपको ये करना है, ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल होते चले जाएगा। तो ये जो है बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय है, और हम स्पेक्टिकल नहीं हो सकते, हमें तो वह पूरे जोश खरोश के साथ में लगे ही रहना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत होगी। थैंक यू इंदिरा जी। नेक्स्ट मैं जाऊंगी जमीला निशात की तरफ। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शाहीन विमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जो हैदराबाद में है, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस और सोशल वायलेंस के मुद्दों पे काम करती है संस्था। जमीला जी एक फेमिनिस्ट पोएट भी हैं, और काफ़ी समय से जो पब्लिक स्पेस में उर्दू और दक्षिणी वुमेन राइटर्स का जिस तरह से काम रहा है उसके बारे में बात करने और उसको लैंग्वेज के स्तर पे लाने का आपका बड़ा काम रहा है। लेकिन आज के संदर्भ में हमें पता है शाहीन का जो बहुत लंबा चौड़ा काम रहा है इस अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज के मुद्दे पे भी, और आपने पिछले 15 सालों से, शायद इसमें 10 सालों से भी ज़्यादा आप इसमें लगी रही हैं। आज के समय को आप कैसे रीड करती हैं? किस तरह का जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज के समय में बन रहा है वो आपके काम को या आपके काम में किस तरह के नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। मैं दरअसल सिर्फ शायर हूँ, और शाहीन मेरा एक शायरी सपना है जिसे मैं लेकर आगे चलना चाहती हूँ। शायद ये सपना कभी पूरा हो, दिखता नहीं है पूरा होगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। एक शेर सुनाऊंगी पहले आपको, जो ऐसे ही जब कोविड के टाइम पे हम लोगों ने लिखा था। ये दर्द है कैसा जो अपनों ने दिया हमको, ये दर्द है कैसा जो अपनों ने दिया हमको, दिल चीख रहा था खामोश किया हमको। यानी कि हर लड़की चाहती है, आप आज की बात कर रहे हैं तो हर लड़की चाहती है कि वो पढ़े, आगे बढ़े। सभी लड़कियां ग्रेजुएशन तक, बहुत सारी पुरानी शहर की लड़कियां जाने लगी हैं। पढ़ाई में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़कियां कुछ अंग्रेज़ी समझ रही हैं, कुछ उर्दू पढ़ रही हैं, लेकिन साथ में जो दोनों तरफ से राइट विंग फोर्सेस का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि अगर मैं 15-20 साल पहले बुरखे के बारे में बात करती तो लोग कहते वाह वाह क्या बात है, लेकिन आज मैं कहूँगी नहीं बात नहीं करनी है। इतना फ़र्क आ गया है क्योंकि जो बुरखे की लड़की है उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी एंड फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी,
कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रिसेंटली हमारे पास कुछ गेस्ट आए थे ऐसे ही रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने जब बुरखे का बेंगलोर के जब इश्यूज़ आए थे बुरखे के, तो वो आके ख़ास तौर पे लड़कियों से बात करने लगे कि बुरखे के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हम लोग एकदम डर गए, क्योंकि लड़की ने कहा हमारे पास तो पहनना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है, और हम लोग इसके बारे में कुछ बात नहीं करें और ना उनको बात करने दिए, क्योंकि अगर वो शुरू करेंगे बात तो हमारे पास राइट विंग फोर्सेस माइनॉरिटी के आ जाएंगे। अगर वो लड़की खिलाफ बोलेगी या मैं कुछ बोलूँगी तो फिर आ जाएंगे। तो दोनों तरफ से, फ्रॉम माइनॉरिटी राइट विंग फोर्सेस एंड द मेजॉरिटी राइट विंग फोर्सेस, वी आर ओप्रेस्ड। दैट्स व्हाट द कंडीशन टुडे। थैंक यू जमीला जी। और ये रियल चैलेंजेस हैं जो ग्राउंड में हम दिन रात फेस कर रहे हैं, और इनके बारे में अभी हम और बात करेंगे। हमारी नेक्स्ट स्पीकर भारती अली उनके पास जाएंगे, और वो को फाउंडर हैं हक की, जो सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स है। अभी वो किसी ऑफिशियल पोजीशन में हक में नहीं है, बट लंबे समय से चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड राइट डिफेंडर रही हैं, और पिछले 30 सालों में उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं, जिसमें बहुत सी रिसर्चेस और बहुत अलग अलग तरह के पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशंस का हिस्सा रही हैं। और ये जो पूरा आज का जो एक डिस्कोर्स है, जहां हम एक तरफ लगातार ये बात हो रही है कि युवाओं की एजेंसी को हम रिकग्नाइज़ करें, और दूसरी तरफ उनका चाहे एज ऑफ कंसेंट हो, एज ऑफ मैरिज हो, उसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये एक अजीब सा द्वंद्व है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। आप कैसे इस कॉन्टेक्स्ट को देखती हैं? नीलम यहाँ हैं, जो अभी हक की एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि एजेंसी का हिंदी शब्द क्या है। तो खूब कोशिश की ढूंढने की कि कोई एक अप्रोप्रिएट हिंदी शब्द मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। हाँ, डिक्शनरी में एजेंसी हिंदी में, और ऐसे ही दिक्कत मुझे और भी कुछ शब्दों से होती है। जैसे डिग्निटी का सही मायने में मुझे हिंदी शब्द नहीं मिल पाता। कई शब्द मिलते हैं जो डिग्निटी के एलिमेंट्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो डिग्निटी का हिंदी नहीं मिल पाता है। और शायद काफ़ी ये चीज़ें हमारे कल्चर्स का हिस्सा कभी बन नहीं पाई हैं इसी वजह से। माइट बी तो हिंदी भाषा कल्चर नॉर्थ और काउबेल्ट कल्चर का हिस्सा नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि हम शायद ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि युवा बच्चा क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी बहुत बार बार कहा गया है कि आप इवॉल्विंग कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, लेकिन फिर भी हम बार बार जो है उसको नहीं समझ पा रहे। हालांकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि क्योंकि हम जब बच्चों को कोर्ट में डिफेंड करते हैं, और दोनों तरह के बच्चों को डिफेंड करते हैं, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है और जो चाइल्ड विक्टिम है, दोनों को डिफेंड करते हैं, तो एक प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में आता है कि जो व्यक्ति 18 से कम है, अपने डिफेंस में एक वकील नहीं खड़ा कर सकता, उसको आप एक एडल्ट की तरह कैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन साथ साथ ये सवाल आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप उनकी एजेंसी या उनकी इवॉल्विंग कैपेसिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। तो वहाँ वो जो द्वंद्व है उसको समझने की और ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं बाल संरक्षण, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम किसको किससे सुरक्षित कर रहे हैं, किसको किससे रेस्क्यू कर रहे हैं, किसको किससे सुरक्षित कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में किसको कितना और संवेदनशील और वल्नरेबल बना रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों के बाल अधिकार के क्षेत्र में एक चीज़ बार बार आती है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, लेकिन वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं, और हमें खुद में स्पष्टता नहीं है कि वो कैसे डिसाइड हो। ये इन चीज़ों को अनपैक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा।
थैंक यू। और अब हम आएंगे सपना केडिया के पास। सपना असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट ICRW एशिया में, और सपना बहुत सी रिसर्चेस को लीड करती हैं जो मेन एंड मैस्कुलिनिटीज़ पे के मुद्दों पे, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, जेंडर गवर्नेंस, पब्लिक एंड पॉलिसी। और अभी फ़िलहाल सपना आप एक रिसर्च कर रही हैं वुमेन इन लीडरशिप इन द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। तो बहुत सी रिसर्चेस का आपको अनुभव है और आपने बहुत सी रिसर्चेस लीड की हैं, बट इसमें से जो आज के पैनल के लिए हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है आपका जो पूरा काम है जेम्स का, और जो मेन एंड मैस्कुलिनिटी का काम किया है, और क्योंकि हम भी ECM के कॉन्टेक्स्ट में मैस्कुलिनिटीज़ को देखने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने अनुभव के आधार पे अगर सिर्फ ये कहें कि आज के कंटेम्प्रेरी समय में मैस्कुलिनिटीज़ के क्या क्या मुद्दे हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं, और अगर इसका आज के सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ कुछ लेना देना है, और आई मीन मे बी यू कैन इंक्लूड मीडिया, और जिस तरह से सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें भी क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनके एक्सपीरियंसेस को। थैंक यू अर्चना। जमीला जी ने एक बात की अपने शायरी से, दर्द की बात की, और सुबह से मैं सुन रही हूँ और मैं अपनी जर्नी पे भी रिफ़्लेक्ट कर रही थी कि कैसे बहुत सालों तक शादी को पुश किया और फाइनली शादी की, और फिर लगा जल्दी कर लेना चाहिए था, बहुत दर्द बच जाता, मेरा दर्द बच जाता, मेरे परिवार वालों का दर्द बच जाता। आई थिंक ये मैरिज का जो हम बात करते हैं, हम यंग लोगों के एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, हम एजेंसी की बात कर रहे हैं, पर उनके दर्द की नहीं बात कर रहे हैं। जो स्ट्रगल होता है कि शादी अभी करनी है या शादी नहीं करनी है, शादी जिससे करना है उस व्यक्ति से करना है, वो जो जर्नी होता है उसमें बहुत दर्द होता है, उसमें लोनलीनेस होता है, और हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें जो इंसान अकेला है उसके लिए बहुत सारे स्पेसेस कम होते हैं। आई थिंक हम जब बात करते हैं थोड़ी दर्द की भाषा, थोड़ी फीलिंग्स की भाषा लाने की बहुत ज़रूरत है। और प्यार, सुबह से हमने एजेंसी की बात की, हमने एस्पिरेशंस की बात की, प्यार भी एक चीज़ है। प्यार का मुद्दा, young people, all of us actually, we're looking for love, right? And to find love on our own terms, to love on our own terms, how painful an experience does it become? So I wanted to say that मर्दानगी की बात करो, आई थिंक निरंतर के मैं कल स्टडी देख रही थी अर्चना, और उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वेदर टू marry or not, right? And even Mary raised the question of centrality of marriage. Have we really moved? I mean, जो हमने रूट कॉजेज़ की बात की, जो 5-6 रूट कॉजेज़ की बात की, कहाँ उसमें नीडल मूव हुआ है? हमारे कॉर्नर्स में हम जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमने जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे बात की है, मर्दानगी पे बात की है, शायद सेंट्रलिटी ऑफ मैरिज पे बात की है, पर स्ट्रक्चरली कहाँ है अकाउंटेबिलिटी मैरिज को लेके? पूरा ओनस इंडिविजुअल पे है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। 10 साल की हम बात कर रहे हैं, उस रूट कॉजेज़ में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसके सेंटर में है मर्दानगी का मुद्दा। मर्दानगी क्या है? मर्दानगी से पुरुषों को मर्दानगी और शादी का क्या रिश्ता है? पुरुषों को और बॉयज़ को शादी करके क्या मिलता है, या शादी नहीं करने से क्या मिलता है? आई थिंक उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और जब दूसरे सवाल पे जाएंगे मैं उस पर और एलैबोरेट करूँगी, पर मैं एक चीज़ यहाँ और कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सोशल मीडिया की बात की। हर 2 महीने 4 महीने में हम देखते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की शादी हो रही है, ग्रूम खड़ा है, आँखों में आंसू है, आगे से दुल्हन चलते हुए आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है, और ये एस्पिरेशन बनता गया है कि शादी दिखना ऐसा चाहिए और सोशल मीडिया में मुझे दिखाना है तो ऐसे दिखाना चाहिए। तो उसमें मर्दानगी कैसे दिखती है? क्या सॉफ्ट मर्दानगी ये है कि मेरी दुल्हन मेरे सामने आ रही है तो मैं आंसू बहाऊं, या मर्दानगी ये है कि भाई मैं अपनी दुल्हन को उठा के लेके आऊँ? और यंग लोगों पे इसका क्या असर पड़ रहा है? जो कमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिज है, जैसे पहले भी आज सुबह भी बात हो रही थी कि
शादी एक तरीके से एस्पिरेशन होता है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, पर अब ये जो सोशल मीडिया का पूरा लहर चला है और जिस तरीके से गाने बजते हैं और जिस तरीके से पूरा वो ड्रामेटाइजेशन हो रहा है शादी का, वो क्या कर रही है यंग लोगों की एस्पिरेशंस को इन रिलेशन टू मैरिज, उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सपना। और मेरे ख्याल से हम वापस आ जाएंगे फिर उसी सवाल पे। मेरी जो आप कह रही थी और आप जो एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड भी इस्तेमाल करती है ना, मैरिज मार्केट, उस दिन आपसे बात करते हुए अब मैंने ये वर्ड ले लिया। तो ये मैरिज मार्केट है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो आप कह रही हैं कंपलसरी मैरिज का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सब एक तरह से निहित हैं, हम सब उससे पीड़ित हैं या इंजॉय कर रहे हैं या जो भी है, बट वो हम सब के ऊपर एक ऑपरेट कर रहा है। तो आपको आप जो बात कह रही थी उसको और फर्दर इलेबोरेट अगर इसमें करें, और साथ में थोड़ा सा ये भी रिफ्लेक्ट करें कि आज के समय में वुमेन्स मूवमेंट कितना इंगेज कर रहा है ए मैरिज के सवाल पे, और कर रहा है तो क्या हो रहा है और नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, और क्यों हमें ज़रूरत है इस पे बात करने की या ना करने की। Before I get into the compulsory marriage and so on, I just want to say one or two points about this move on the part of the Indian state in the Prevention of Child Marriages Act of 2020, so that we are, I think we're not on the same page, and I sometimes think that, they're 2 steps ahead of us. And we should recognize this, because we are making a biggest mistake if we somehow think that we are, on top of the situation. So if you look at what the way in which, this move to raise the age of marriage, minimum age at marriage from, it's actually raising the minimum age, but they say right age, which is very interesting. They use the language of right age. And the series of reasons that are given are all ones that is basically our feminist language. It's gender equality, it's empowerment, it's public health, it's nutrition of the mother and child, it's sex ratios, it's education, it's economic participation, you name it. They use the language of the woman should not be economically dependent on the man. Who could disagree with that, right? So this is the language that is being used. And one of the things we need to do better is to look at that language up front and ask ourselves whether or not it holds up or not. And one of the things that I discovered, and I discovered this not in advance, was that, and I think Sarojini did mention it, but there's more to be said here, that most of the claims that are being made from health onwards are false. That what is happening, and I think in the morning we heard about cause and consequence, mixing up the cause and the consequence. And the mixing up of the cause and consequence is happening the most in most of the claims that are being made, that age at marriage is the cause, and the consequence is poverty, the consequence is ill health, the consequence is dropping out of school, the consequence is, and so on and so forth, violence, you name it, okay? And actually, all the data, including major studies like the World Bank and so on, will show that none of these hold. There are correlations, but correlation is not, I don't want to make this a heavy presentation, but correlation is not causation. And in fact, most of the time it's the other way around. If you are marrying early because you're disadvantaged in every way, especially poverty, and the consequence is an early marriage rather than the other way. It's not and if a woman were to delay her marriage by a few years and nothing else would change, she would still be undernourished. She would still be anemic. Her child will still suffer unless and until you tackle those things through health facilities or nutrition programs. But the times we're in are such that nobody wants to tackle those, and a legal fix of minimum age at marriage works very well in the neoliberal present that we are in. And we need to be very, very aware of this when we participate in these programs. And I hear everyone here in terms of, not wanting to have a narrowly age-centric or whatever, but please recognize that this is the nature of the game. And the only factor that actually does change with age at marriage is fertility. Okay, worldwide studies show, you don't have to look at my NFHS, look at World Bank and so on, they actually
acknowledge the fact. But then they immediately say, we will save 5 trillion in health services if we raise the age at marriage. Why? Because there'll be fewer children born and therefore fewer health services needed. I mean, look at the argument also that is being made. So fertility, the one thing that is actually dropping like anything in the world over and in India, is actually the only factor that holds up in an analysis. So please be very clear that whatever it is you're doing on the ground, you are not, just by delaying marriage, none of these factors are going to be improved on. Anemia will remain the same. Maybe at the age of 25, perhaps she will be less anemic. Okay? So that's the first thing. We really need to name this up front, otherwise we're not doing our job. Okay, on compulsory marriage, which, I mean, I feel that, and maybe I'll take your last question first. I do think that the women's movement in India is failing on this issue. We have been engaging in aspects like the UCC, aspects like domestic violence, aspects like paid and unpaid work. But none of these actually add up to what is this institution? Where are we in India today in 2024? What place does marriage occupy in our society? We are not asking those questions. And this institution, far from loosening and becoming more open, becoming more ready to accommodate love and so on. No, on the contrary, this institution is getting more solid, more central, more the focus and horizon of the vast majority of younger and older people. It is the unit of social meaning. It is the economics of marriage is something we have really not got our head around. It includes enormous amounts of unpaid work, enormous, from morning till night, and at night as well, which we don't count as work. It's the sex that is provided. Okay, so 24 hours, okay, work. It includes the dowry payments, which has gone off our, there was a time, maybe 40 years ago, I don't know, but dowry is old-fashioned, not to be. It is completely and totally in place. It has gone through the roof. It has become natural. We have a dowry law, but it means nothing. In fact, it's because we have dowry practices that we also have early marriages, because early marriages are an attempt to cut back on costs. Otherwise, you're going to be indebted for life for your marriage, right? You may not give your daughter her inheritance, but you will still be indebted for life for her marriage. Okay, and so those big fat weddings have gone through the roof, right? So isn't it a very funny practice that families will give so much money by way of a dowry, which goes to the husband's family, but would never, the same money had been given directly to the daughter, she could have set herself up. But no, she only will get it by virtue of a dependency relationship, by virtue of the money. I mean, think of the dowry, the economics of it, it is so weird. I mean, at least I think Muslims are a lot better than us on this one, and Christians are no second to none. So we have this very weird economics of marriage, and within that we have trends, all India trends that tell us that the proportion of women who have any kind of paid work has been steadily going down. So in other words, there are the proportion of women who are getting more and more educated as of this time, fewer of them will have any kind of decent returns to their education. So we have a marriage market that is extraordinarily skewed, where education is for marriage and part of that complicated marriage market, and has less and less meaning in relationship to work, financial independence, autonomy, whatever those minimal things that should. So this is the economics of the marriage market today, which is for dependency. Okay, all this for dependency. Then sexual respectability, definitely. But even this, I think, needs a little more careful look in terms of contemporary, because I think there's been enormous change. So what we have are hypocritical social norms demanding that respectability, and which is more or less being breached, meaning sexual practices of all kinds, inside and outside marriage, are flourishing. How long have they been flourishing? We don't quite know, but anecdotally, I think they've been around for a long time. It just has to remain below the radar. So it's this double structure of social norms, if you want to call them sexual norms,
that insist on sexual respectability, while in fact the reality is a very different one. Okay, so that is again that part. The next, which I feel we don't talk about enough, is children. So when it comes to sex, there's plenty of sex outside marriage, apart from marriage, before, and so on. But unlike many other countries, when it comes to children, it is unthinkable to plan or to be ready to have children outside marriage. Very, 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 even within the feminist community, there are very few among us who have that kind of courage. So marriage is for children, and it continues to have that kind of status even as fertility is plummeting completely. So the place of children in societies like ours is playing a huge role in the maintenance and reproduction of compulsory marriage. Even as I said, fertility is going down. So given all these put together, what we are seeing is the reproduction under very changed conditions. Aged marriage is going up. The marriage market is diversifying in a million different ways, online, offline, and so on and so forth. But it continues to be an intergenerational contract. No other country in the world, maybe Saudi Arabia or somewhere, but otherwise no other country in the world has this structure totally in place. And we are on the margins by virtue of privilege, by virtue of our radical politics, whatever. Those of us who do not marry, have other kinds of relationships, we are totally on the margins. This is the vast majority, and the vast majority, including the youth, want this. They demand the intergenerational contract in return for whatever security and so on that they think they will have in the times that we're in. So we must recognize that, it's performing, in other words, marriage is performing enormous numbers of functions in the contemporary world. There is no sign of it sort of retreating at all. And those who cannot cope with the huge demands on the marriage market in terms of a successful marriage are our early and child marriage victims, if I want to call them that. And they're victims by class, by community, increasingly so. Many generations ago, it was our great-great-grandparents who were married off as children. No longer. Nobody in the urban middle classes has an early marriage. It would be suicide. It is increasingly the margins, and the data will show you also the extent to which it is in the pockets of poverty, the communities that are now, the scheduled castes, scheduled tribes, and so on, and Muslims, who increasingly occupy those spaces. And hence they are the other. We are the self, they are the other. And whether we like it or not, beyond a point, please don't tell me this is all one happy family. No, there is the othering of the victim of child marriage. Okay, so I'll stop there and say that yes, as a member of the women's movement, child rights people have done a lot more. The queer community has done something to question marriage as an institution. We owe them so much. But the rest of us, I don't think, have really engaged with this institution. So. Thank you. Yes. So हम सब लंबी सीरियस नोट बट या मे बी मतलब वो एक रियलिटी है जो हम सबका संघर्ष है, और शायद बड़ा संघर्ष ये भी है कि इसके बारे में बात कैसे करें, कहाँ करें, किसके ज़रिए करें, क्योंकि ये सवाल जैसे आप कह भी रही थी कि ये इंस्टीट्यूशन और सॉलिड होता जा रहा है बजाय थोड़ा लचीला होने के और या ढीला होने के। तो यहाँ से अगर हम बढ़ें थोड़ा यंग लोगों की तरफ, और ये भी एक चीज़ जो सपना भी कह रही थी ना कि अभी शादी किससे करनी है ये तो है ही एस्पिरेशन, शादी कैसे करनी है ये भी एक एस्पिरेशन हो गया है। और मैं अक्सर कहती हूँ, जो मेरे दिल का दर्द टाइप भी है, कि पहले हम सब अपने अपने रीजनल सिंबल्स को यूज़ करते थे। जैसे शादी के बाद के जो सिंबल होते हैं, कोई सिंदूर लगाता है, कोई बिछिया पहनता है, कोई मंगलसूत्र पहनता है, कोई चूड़ा पहनते हैं। अभी क्या है, हम सब कुछ पहनते हैं। हम बिछिया भी पहन रहे, सिंदूर भी लगा रहे, चूड़ा भी पहन रहे, मंगलसूत्र भी पहन रहे। तो पहले 2 करते थे, अभी 5 करने लगे। तो
ये जो नई एस्पिरेशंस बन रही हैं, और पता नहीं ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन हो गया है, कैसे इसको बोलेंगे, आप यंग लोगों के साथ में काम कर रही हैं और बहुत करीबी से काम कर रही हैं, और शायद यही सारी चीज़ें वहाँ के भी जहाँ आप काम कर रही हैं अजमेर और जो रूरल एरियाज़ में, उनको भी इन्फ्लुएंस करता होगा। हम यंग लोगों की एजेंसी और एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करें तो ये एजेंसी और ये एम्पावरमेंट आपको किस तरह से दिखाई पड़ते हैं, और ख़ासकर ऐसे समय में जबकि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो और ज़्यादा रिजिड होते चले जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा हावी होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय में एजेंसी और एम्पावरमेंट के अब क्या मायने हैं यंग लोगों के लिए? तो मैं फिर से अपने वो पुराने डिस्कोर्स पे आती हूँ, और मुझे ये लगता है कि समाज कितना भी जटिल और कितना भी जड़ हो जाए, लेकिन उसके बीच में कुछ स्पेसेस हमेशा होते हैं, और हमेशा लोग संघर्ष करने वाले होते हैं। हर समय में इस तरह के लोग रहे हैं, कितने भी कठिन परिस्थितियाँ हों, राजनीतिक, आर्थिक या किसी भी रूप से। तो अगर हम ये देखें कि सवाल यह है कि अभी उस तरह की बातचीत को युवाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि मैं बार बार अपनी ही जर्नी को देखती हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ कि मैं और भी उन लोगों की जर्नी को देखूँ जो एक कहेंगे जो ठोस रूप से अभी भी समाज में खड़े हैं, कुछ मूल्यों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, और है ना कुछ आइडियाज़ को लेकर के। तो उनकी जर्नी को देखते हुए ही हमें आगे की पाथ इसमें दिखती है। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में काम किया है, उसको याद करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ फिर से इस बात में कि जो स्पेसेस हमने क्रिएट की, जो फेमिनिस्ट स्पेसेस क्रिएट की, जहाँ पर वो लर्निंग स्पेस भी थी, मज़े के लिए स्पेस भी थी, और जहाँ पर हमने काफ़ी कुछ काम भी किया साथ में। तो वैसे जो स्पेसेस हैं और वो जो नेटवर्क हमारा रहा पूरे इसमें, वो मुझे लगता है कि वो एक रास्ता है अभी भी यंग लोगों के साथ काम करने में। और जिस तरह का काम हम कर रहे हैं, तो मैं बार बार अपने काम को भी क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि कभी मुझे लगता है कि हमें संगठित नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि सारे संगठन को लोग ले जाते हैं और बहुत आसानी से ले जाते हैं। तो आप संगठित करके आप किसी की झोली में डाल के ग्राउंड वर्क करके देते हो। और मैं आज के समय में देख रही हूँ कि जो पूरी पॉलिटिकल ताकतें लगी हुई हैं, वो ये देख रही हैं उनको हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो वो बार बार हमें अपने में खींचने की कोशिश करते हैं, हमारे काम के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेट को तो अच्छी खासी भाषा हमने अपनी दे चुके हैं हम, है ना। हमने उनके लिए पॉलिसीज़ बनाए, कानून बनाए, वो पूरा भाषा उन्होंने। और अभी अभी मैंने देख रही थी विमेन एंड वर्क के कॉन्टेक्स्ट में कोई एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका पूरा जो आया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम हमारे विमेंस मूवमेंट का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा वो स्टेट के द्वारा वो बनाए गए हैं या उससे पढ़ रहे हैं। तो वो भाषा तो वहाँ चली गई है। तो अभी जो ये पूरा आज की जो है परिस्थिति में अब नई भाषा क्या होगी, फिर से वो बनाने का काम अगर हम लोग करते हैं तेज़ी से, तो वो काम कर सकता है। और वही यंग लोगों को, अभी मैं कल बता रही थी, आशुतोष हमारे यहाँ थे, तो उन्होंने कहा, पूछ रहे थे वो यंग लड़कियों के साथ कि आप कभी सोचते हो कि अपना संगठन बनाओ। और बहुत संगठन बनने चाहिए, एक संस्था में नहीं रह जाने चाहिए लोग। तो मैं अपनी जर्नी याद कर रही थी कि हम 20-25 साल के थे जब सोचा कि अपनी संस्था बनाए, अपना संगठन बनाए। तो तब हमारा नारा होता था, जर जेवर से नहीं सजेंगे, गुड़िया बन के नहीं रहेंगे। तो हमने उसको ब्रेक किया, और वो काफ़ी मुझे लगता है मेरी उम्र की कई लड़कियों को अपील कर रहा था, लेकिन अब हमें सजना भी अच्छा लग रहा है ना। तो वो उस समय के लिए वो शायद अप्रोप्रिएट था। और अभी हम अपनी सजावट के साथ भी हम सोच सकते हैं कि हम क्या चीज़ों को बदलना चाहते हैं। तो ये जो मार्केट का इन्फ्लुएंस तो पूरी तरह से हम सब में भी आ चुका है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसमें है। जिस तरह से हम लोग शॉपिंग करते हैं, जिस तरह से हम मार्केट के साथ जुड़ते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं चीज़ों को, इसको बहुत तभी नकारना मुश्किल है, और उसी के अंदर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ हमको अभी भी हो सकता है कि वो मुझे तकलीफ़ देती है, अगर मैं देखती हूँ कि ऐसे गानों के ऊपर, डीजे के गानों के ऊपर हमारी ग्रामीण लड़कियाँ भी डांस कर रही होती हैं। डांस एक हमको फ्रीडम देता है, और हम चाहते हैं हम डांस करें, पर वो ऐसे
गानों पर डांस कर रही होती हैं जो एक्चुअली हमको बंधन में डाल रहे हैं। तो वो उसके जो पूरे वर्ड्स हैं, उसके जो शब्द हैं वो काफ़ी इस तरह के हैं और वो शब्द धीरे धीरे हमारे जहन में पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में बदलना बहुत मुश्किल होता है कि आप जब उसमें आप एंजॉय भी कर रहे हो, उसको अडॉप्ट कर रहे हो, तो आप उसका विरोध कैसे करोगे। तो वो विरोध की क्षमताएं कुछ हद तक उस तरह से कम होती हैं। और ये जो मुझे लगता है कभी कभी डाउरी था जो परिवार में जा रहा था, तो एक मतलब हम इंडिविजुअल तो नहीं देख रहे हैं उसको, परिवार का जो ढांचा था उस ढांचे में वो चीज़ें जा रही थी और सब इस्तेमाल कर रहे थे। औरत लड़की का कंट्रोल बढ़ रहा था। फिर भी मैं इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो परिवार का कोई एसेट था जो आज बाज़ार में जा रहा है। वो पैसा आज की तारीख में वो पैसा बाज़ार ही ले जा रहा है, परिवार में बहुत कम आ रहा है। तो ये जो पूरा शादियों का जो खर्चा है उसमें भी अगर हम देखें कि ये जो पूरा मार्केट ने जिस तरह से पूरा कैप्चर किया और जो करते रहेगा ये इस सिस्टम के अंदर, अब कोई लड़कियां तैयार नहीं है कि वो शादियां करें। तो ये मैं कभी अपना, लेकिन वो अगर मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ शादी की, तो लड़कियों को अच्छी भी लग रही है, अट्रैक्ट करती है वो कहानियाँ। तो हमने वो कहानियाँ निकालनी चाहिए, वो कहानियाँ निकालनी चाहिए। और उससे चैलेंज क्या पड़ता है सामने, सोसाइटी को क्या चैलेंज पड़ता है, परिवार को क्या चैलेंज होता है, तो वो कहानियाँ काम करती हैं। और अब जब हमारे यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं, लड़कियाँ डिजिटल उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम कहीं पर ये सोच रहे हैं और लड़कियों का इंटरेस्ट है कि वो जाएं और वो कहानियों को डॉक्यूमेंट करें। क्योंकि जिस तरह से अभी के समय में हिस्ट्री मिटाई जा रही है, हमें वो हिस्ट्री को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ें लाएं। तो हमारे मूवमेंट के हिस्ट्री को भी ये नहीं कि वो 2 किताबें 4 किताबें देखकर हम सोचें मूवमेंट का हिस्ट्री लिख गया वो काफ़ी है। वो लगातार उसको लिखना, बनाना और उस मूवमेंट को और आगे तक लोग ले आए हैं, वो अभी तक कहीं लिखा नहीं गया है। तो वो क्या ये हमारी युवा लड़कियां किसी तरह से इसमें मुहिम में जुड़ सकती हैं, ऐसे मुहिम हम चला सकते हैं। क्योंकि अभी जो हिस्ट्री लिखेंगे वही काम आएगा 20-30 साल बाद, जब फिर से परिवर्तन का दौर आएगा और लोग देखेंगे कि नहीं कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी के संघर्ष थे और उसके लिए कुछ काम हो रहा था। तो वो जो संघर्ष थे वो आपको प्रेरणा दे सकते हैं आगे। तो एक तो मैं ये कह रही थी। दूसरा मेरा ये कहना है कि 10 साल पहले जब हमने बात शुरू की थी तो हम लोग विवाह संस्था के बारे में तो हमने काफ़ी बात की, लेकिन हमने फैमिली इंस्टीट्यूशन पे इतना बात नहीं किया था। और हमारे विमेंस मूवमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने इस पे बात नहीं की, जैसे अभी हम लोग बात करें नेटल फैमिली वायलेंस को हमने छोड़ा। जब वायलेंस पे बात की तो उसको हमने कहीं बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं किया। तो वो वाला मुद्दे जो अभी उठ रहे हैं। दूसरा, जब हम बाल विवाह के मुद्दे पे काम कर रहे थे तो फोर्स्ड मैरिज के बारे में, फोर्स्ड मैरिज जो सिर्फ 18 के अंदर नहीं है या 21 के अंदर नहीं है, फोर्स्ड मैरिज आपकी लगातार एक दबाव बना हुआ है। ये मुद्दे को हम लोग अभी तक भी नहीं ला पाए हैं सामने। तो ये मुझे लगता है कि ये अर्ली फोर्स्ड मैरिज जो ये 2 इशू हैं, हमको इसको साथ में लेकर इस पर भी वैसा ही डिस्कोर्स खड़ा करने की ज़रूरत है जितना हम चाइल्ड मैरिज या मैरिज के इशू पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो कोविड का समय में जो सबसे बढ़िया चीज़ हुई थी वो हुई थी यंग लड़कियों का अलग अलग फोरम पर आना और बातचीत करना। और वो फोरम हमारा अभी फिर से ख़त्म हुआ है। तो उस तरह के फोरम्स को, उसमें हमें लगता है कि वो चीज़ें होने से, अगर मैं देखती हूँ ग्रामीण और हमारे जो अलग अलग तबके की लड़कियाँ जुड़ती हैं, वो उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से उभर के बड़ी संख्या में सामने आई हैं। चाहे वो ऐसे कंपटीशन हो या इस तरह की जो चीज़ें थी, तो वो जो बातचीत में एंगेज करना, विचारों के साथ जोड़ना, क्योंकि अंत में विचारधारा और नज़रिया ही बात है ना, पर्सपेक्टिव क्या बन रहे हैं हमारे, अंत में बदलाव तो उसी चीज़ में दिखेगा। और उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। बहुत सारी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ट्रेनिंग सेलेक्टिव करने की ज़रूरत है। और कुछ करनी है चाहिए संस्थाओं को। कुछ लड़कियां अपने आप भी जुड़ती हैं ट्रेनिंग में, बहुत सारे फेलोशिप निकलते हैं कई चीज़ों में जुड़ के। जो इवॉल्विंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अभी मुझे लगता है कि हमने जो काम किया अधिकार पर कम, और हमने काफ़ी काम एक तरह से सर्विस ही किया, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए उनके लिए जिसमें वो बड़े संख्या में जुड़े। तो और उसमें अधिकारों की बातें भी की, पर वो अधिकार को लेना कैसे है। जो सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, मॉड्यूल कर रहे हैं, लेकिन वो सिटीजनशिप की एक्सरसाइज कैसे करेंगे।
और उसमें उसको हम समझेंगे कैसे अधिकारों का मिलना, तो वो जो एक्चुअली एक्सरसाइज हमें इसमें और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी कि हम इन सारी चीज़ों तक कैसे पहुँचेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग अभी उसी दिशा में काम करने की जुगत में लगे हैं। थैंक यू इंदिरा जी। सॉरी, एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि जो हमने सोचा था कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेना चाहिए चाइल्ड मैरिज में, मुझे लगता है जो जब हम फेमिनिस्ट अप्रोच कहते हैं उसको और ज़्यादा खोलें, और मल्टी प्रोंग्ड फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है उसकी समझ को और ज़्यादा बढ़ाएं। थैंक यू। मतलब हम ये बातचीत और बहुत लंबे समय तक करते रह सकते हैं। तो मैं जमीला जी आपके पास आऊँगी, और आपने जो अभी जिससे शुरुआत की है कि क्या जद्दोजहद है जिन लड़कियों के साथ, जिन समुदायों में आप काम करती हैं, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि कोविड के बाद में क्या कोई ख़ास असर पड़े हैं उन समुदायों पे जिनके साथ आप काम करती हैं, और आज के संदर्भ में जिस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में हो या ये इसको लेके एज ऑफ मैरिज को हो, और जिस तरह के डिफ़िकल्ट कम्युनिटीज़ के साथ आप, डिफ़िकल्ट मतलब कम्युनिटीज़ इन डिफ़िकल्टी, नॉट डिफ़िकल्ट टू डील विद वाला नहीं, जिस तरह की आप उसमें हैं, तो क्या ये चीज़ें ये आपके काम को फैसिलिटेट कर रही हैं या इससे और नए नए चुनौतियाँ उभर कर आ रही हैं? पहले तो ये बता दूं कि मुझे ना इंग्लिश का फेमिनिज्म मालूम है और ना आपकी नारीवादी मालूम है। आई एम ट्रूली टेलिंग यू, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और चूँकि कुछ लिखती हूँ इसीलिए इधर आ गई, वरना ऐसा जब मुझे कमला बासन ने पूछा कि फेमिनिस्ट कौन कौन है तो मैं बाजू हट गई, क्योंकि मैं तो अपने आप को कभी फेमिनिस्ट नहीं बताई। उन्होंने वो लेबल दिया कि मैं फेमिनिस्ट पोएट हूँ, और साथ में फिर और दूसरे को। तो जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल की बात है जो हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। 2002 में हमने रजिस्टर किया था। 2009 में हमने एक ऐसी शादी की कोशिश की जो सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन लड़की जो है वो लोधा कम्युनिटी की थी और लड़का जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का था, और दोनों में लव था। लड़की की ज़बरदस्ती मैरिज उसी की कम्युनिटी में हो गई थी, और लड़की को पता था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है और मुझे वो मुस्लिम लड़के के साथ ही रहना है। तो हमने उसको शेल्टर दिया। थैंक्स टू AJWS हमको थोड़ा सा फंड मिला शेल्टर देने के लिए। हम उसको अपने पास रखे, तो जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं वो हमारे पीछे पड़ गए। शाहीन के अतराफ स्कूल बाइक्स फिरने लगे कि ये आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और जब हम एक मुस्लिम लड़की की हिंदू बॉय से शादी कराए, हिंदू लड़के से शादी कराए, तो फिर मुस्लिम राइट विंग फोर्सेस घूमने लगे। और हर बार ऐसा एक दिन भी नहीं है कि हमको चुनौती नहीं है। एवरी डे इज़ अ चैलेंज फॉर अस एंड वी लिव विद द चैलेंज। फॉर अस चैलेंज इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो और हम सक्सेसफुल रहे, ऐसा नहीं है कि हमने शादी नहीं कराई। शादी कराई, वो लड़की खुश है। वो लड़की का जिससे शादी हुई थी वो टूटने लगा है। शी वॉज प्रेग्नेंट, वी गॉट इट अबॉर्टेड बिकॉज शी डिडंट वांट द बेबी ऑफ दैट मैन। तो वो लड़की वो एबॉर्शन करा के फिर अपनी मर्ज़ी की शादी की। ये एक क्वेयर मैरिज भी कराए हम लोग सब सीक्रेट करते, कोई पब्लिसिटी नहीं करते, क्योंकि जब भी आप पब्लिसिटी करेंगे तो फिर आपके पास पूरे कैमरेज आ जाएंगे और ये पूछेंगे वो पूछेंगे। नहीं, नो मोर। जब हम रैली वगैरह निकालते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, वो पब्लिकली करेंगे, लेकिन ऐसी कामों में हम बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं करते। तो ये जो मैरिज हुई तो उसको हम साइलेंटली ला के आर्य समाज में गए, उन दोनों की शादी करा दी। वो लड़की एक ट्रांसजेंडर थी तो लड़की लड़का बन गई थी, और दूसरी लड़की थी, दोनों को देखने में तो मैन एंड वुमन दिख रहे थे, तो वो शादी हो गई। वो लोग क्वेश्चन नहीं किए हमको, चलो ठीक है बच गए। फिर उनको
मगर दे नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो। ये मैरिज जो है एक मुसीबत है, तो वो जाके सर्टिफिकेट के खातिर हम उनको बेंगलुरु भेजे और अपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी कराए ताकि उनके पास एक सर्टिफिकेट रह सके। और ये जो प्रेशर, कम्युनिटी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब से बचने के लिए वो लड़के ने अपनी एक नौकरी वहीं पर ढूंढ ली और वहीं पर वो अब मज़े में है। सो बोथ द कपल्स आर वेरी हैप्पी, लिविंग वेरी हैप्पीली। और लव मैरिज तो हमारे पास एक रूटीन ही बन गया है। हालांकि लोग समझते हैं कि हमारा पहले नाम था तलाक सेंटर था। शाहीन का नाम तलाक सेंटर था क्योंकि जब भी कोई आते हम उनको तलाक कराते थे। अब हमारा सेंटर जो है लव मैरिज सेंटर है क्योंकि हम जो भी कपल आता उसका शादी कराते। और खाजी को भी हमने पॉकेट में रख लिया है क्योंकि खाजी का सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। और अगर समझिए कि ऐसा कोई कपल है जिसके पास बच्चे भी हैं और खाजी भी नहीं है तो क्या करें? हमारे पास से सुल्ताना बन जाती है खाजी और रिसाइड करने लगती है तो एक खाजी फैमिली शाहीन में से एक ठहर जाती खाजी बनकर, सब विटनेस बन जाते और शादी हो जाती। ऐसा हम लोग 4-5 शादियां कराए। एक मुनीरा है जो अब 3 बच्चों की माँ है, जो शेख मैरिज से बाहर निकल के आई थी। एक आयशा हैं जो अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली की थी लेकिन उसको एक हिंदू लड़के से प्यार था तो उसकी हम शादी। ऐसे कई मैरिजेस हैं जो हम लोग कराए और उसको साइलेंटली सक्सेसफुली करा लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रेशर ही होता है। वी एंजॉय जॉय एंड, और एक कुछ आप हिंदी वर्ड बोले थे मुझे याद नहीं आ रहा, क्या? द्विधा। आई एम सॉरी, द्विधा का वर्ड मुझे अच्छा लगा। थैंक यू जमीला जी। और दुविधा शब्द जहाँ आपने छोड़ा है ना, बहुत बढ़िया शब्द है क्योंकि इसी के साथ हम भारती के पास जा रहे हैं। दुविधाएं ही हैं तो ये जो चाइल्ड राइट्स पे काम करते हुए ये जो यंग पीपल एजेंसी, उनकी वॉइसेस, और ये जो नया शुरू हुआ जिसकी बात आप सुबह भी कर रही थी और अभी हमने ये किया है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो नया डिस्कोर्स हुआ जिसमें हमने इतनी कैटेगरीज बनानी शुरू कर दी, बच्चा कौन है, वयस्क कौन है, किशोर है, एडोलेसेंट है, अभी तो एक वेरी यंग एडोलेसेंट की कैटेगरी भी है। तो ये कैटेगराइजेशन ये क्या कर रहा है पूरे डिस्कोर्स को, और आप के लिए ये फैसिलिटेट करता है या चुनौतियाँ देता है? एंड मे बी दोनों ही हो सकता है, बट हाउ डू यू लुक एट दिस? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यही दुविधाएं जो हैं इस पूरे सेक्टर को घेरे हुई हैं काफ़ी समय से। इनफैक्ट चाइल्ड राइट्स पे कोई इंडिया में मूवमेंट नहीं है, जो है वो एक सेक्टर है और वो बहुत क्लियरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्टर है। उसमें भी विभाजित है, वो भी बहुत स्पष्ट है कि कितना डिवाइडेड है सेक्टर, और वो विभाजन इसी दुविधा से उत्पन्न हो रहा है। दुविधा रेस्टिंग अराउंड द होल क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स। तो और उससे नई नई दुविधाएं अब और खड़ी हो रही हैं क्योंकि जब हम ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो एक यूनिवर्सैलिटी ऑफ राइट्स की बात आती है, वहीं यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड की बात आती है, फिर उसमें कहाँ इवॉल्विंग कैपेसिटीज़, जैसे मैंने पहले कहा, उसको देखें, वो कई प्रश्न खड़े करता है। जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी ऐसे इंटेंशन से काम नहीं कर रहा है कि नुकसान पहुंचाया जाए। शायद इंटेंशन सभी के यही है कि बच्चे जहाँ एक्सप्लॉयट होते हैं वहाँ सुरक्षित रहें, लेकिन माध्यम जो है उस गोल तक पहुंचने के वो अलग हैं, सोच और अप्रोच अलग है। वहाँ शायद हमें कहीं साथ आने की ज़रूरत है। कोशिश पहले भी की गई है, लेकिन उतनी कोशिश नहीं हुई। जब
हमारी तरफ से भी जैसे जब हक ने काम शुरू किया तो हमारा एक जो शुरुआती का स्टैंड था वो यही था कि बाल विवाह जो है वो एक क्राइम है। जो आज आप एनडीटीवी पे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन को कहते हुए सुनते हैं कि ये क्राइम है, हक ने भी तो वहीं से स्टार्ट किया था कि बाल विवाह एक क्राइम है, और क्राइम है तो सज़ा होनी चाहिए। मतलब क्राइम का तो एक वही निकलता है ना कि सज़ा होनी चाहिए। तो लेकिन उसमें जो बदलाव आया वो तब आया जब एक्चुअली हमने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया है और अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। तब ज़रूरत महसूस हुई कि इस सोच को खोलने की ज़रूरत है। फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैठने की ज़रूरत है और फिर और इसको व्यापक तरीके से समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबने वो प्रयास नहीं किए। आज हमें वो ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम केवल चाइल्ड राइट्स सेक्टर में ही लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम ना करके उनके साथ भी काम शुरू करें जो बाल संरक्षण को केवल एक तरीके से देख रहे हैं। तो क्या हम उनको वो दूसरा नज़रिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मेरा ये भी मानना है कि हम अपने आर्ग्यूमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है जब हम इवॉल्विंग कैपेसिटीज़ की बात करते हैं तो एक सामने जो एग्जाम्पल खड़ा होता है कि अच्छा तो क्या जब निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस लॉ को बदला गया और कहा गया कि 16 से 18 साल के बच्चे अगर हीनस क्राइम करते तो उनका एडल्ट के जैसे ट्रायल होना चाहिए, तो मतलब उनकी इतनी मैच्योरिटी है, वो रिकग्निशन है उनकी मैच्योरिटी का, तो वो क्या वो सही है? हमको वो सही नहीं लगता है। ना हमको वो सही लगता है, ना ये सही लगता है कि एज ऑफ कंसेंट को आपने 18 कर दिया। दोनों ही ठीक नहीं लगते हैं। और उसका लॉजिक फिर क्या है? वो लॉजिक भी हमने खोजने का प्रयास किया। वो लॉजिक खोजने के प्रयास में हमको ये समझ में आया कि गोल तो संरक्षण है ना, तो आप संरक्षण का गोल कैसे अचीव करेंगे अगर एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाकर 18 करके क्रिमिनलाइज कर रहे हैं? वो गोल आपका नहीं अचीव हो रहा है। या आप 16 से 18 साल के बच्चों को एज एडल्ट ट्रीट कर रहे हैं तो भी संरक्षण का गोल अचीव नहीं हो रहा है। वो नज़रिया जो है वो सबके साथ उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। ट्रैफिकिंग, जब लॉ कमीशन अभी एज ऑफ कंसेंट वाले डॉक्यूमेंट पे काम हुआ, उनकी जो रिपोर्ट आई बहुत ही वाहियात रिपोर्ट है, सॉरी टू से दैट, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन किया बहुत लोगों से, और जो हम देख रहे हैं अब तो नई प्रक्रिया यही है कि हम शब्दावली जो है सेक्टर से ले लें और फिर अपना एजेंडा उसको फॉरवर्ड करें। पर उसमें एक आर्ग्यूमेंट आया ट्रैफिकिंग का, और क्योंकि हमने ट्रैफिकिंग पर भी काम किया है, मेरी समझ जो है वो ये बनती है कि ट्रैफिकिंग तो होगी ना, अगर ट्रैफिकिंग का उद्देश्य जिंदा है तो ट्रैफिकिंग भी होगी। ट्रैफिकिंग मैरिज के लिए है या लेबर के लिए है, तो वो चीज़ें अगर एड्रेस नहीं हो रही हैं तो ट्रैफिकिंग चलती रहेगी, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है। तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू भारती फॉर सेइंग कि चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और विमेंस ऑर्गेनाइजेशन को और इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है और हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद हम अपने अपने दायरों में अपने अपने खाँचों में बटे हुए हैं। और डेफिनेटली ये एक वे फॉरवर्ड बहुत क्लियरली एक मैंडेट दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। शाहीन, आपके पास 2 मिनट के लिए आएंगे। मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहना है और कहना भी चाहिए, तो हाँ प्लीज़ ट्रैफिकिंग के बारे में जो आपका अनुभव है वो उसमें जोड़ दें। मुझे याद है 2013 में हम जावेद से मिले थे और पूरा घूमे फिरे थे अमेरिका में। अच्छा लगा था, लेकिन आकर काम करने में बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई। तो जब कम से कम जो मैरिज होती थी उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड रहता था वक्फ बोर्ड में, और नज़र आता था कि हाँ ये इतनी उम्र की लड़की से इतने बड़े बूढ़े की शादी हुई है। लेकिन देखते देखते वो ट्रैक चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट मैरिज में आ गया, 15 दिन की शादी होने लगी। तो 2017 में 2017 में
एक लड़की की शादी 17 बार हुई, कॉन्टैक्ट मैरिज। वो लड़की बर्दाश्त नहीं करके शी कमिटेड सुइसाइड। एक बार न्यूज़पेपर में आ गया, सब लोग बात किए, ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो 15 दिन की शादी है वो यहीं पर होती है। ये लड़की ट्रैफिकिंग नहीं कहते, ये तो ट्रैफिकिंग नहीं है, लड़की तो यहीं पर है, होटल में जा रही है वापस आ रही है, होटल में जा रही है वापस आ रही है। तो इस तरीके से जो शादियां हो रही थी, कोविड के बाद में और भी अलग तरीका हो गया। कोविड में यूँ हुआ कि अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यू हैव एवरीथिंग, तो जस्ट सेंड द पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप, द गर्ल्स पिक्चर्स आर सेंट ऑन व्हाट्सएप, then the sheikh picks up the girl of her choice, his choice, and then the girl is sent on khadima post. Khadima post is a maid servant visa, and then she goes there, and then again the same process continues for many times. Every time she is called promiscuous, and then she is married again, and then she is called promiscuous. तो ये सिस्टम चेंज हुआ, इतना बड़ा चेंज आया कि जो परेड यहाँ पर होता था पहले लड़कियों का, वो परेड अब अबू धाबी या दुबई में होगा। एक बड़े से हॉल में एक कॉर्नर से लड़कियाँ परेड करेंगी, दूसरे कॉर्नर तक जाएंगी, और शेख विल पिक हर अप। दैट्स द सैड पार्ट व्हिच आई डिडंट वांट टू टॉक मच अबाउट। बट इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है कि आपने ऐड किया। और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये स्टेट का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि इस तरह के वीज़ा कैसे हो रहे हैं। हम बच्चों का स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है। कल ही हम थे वहाँ पे और सब बच्चे कह रहे थे हमारे पास आधार नहीं है क्योंकि ये माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। और ये वाले के लिए सारे आधार कार्ड भी हो जाते हैं, वीज़ा भी हो जाते हैं। सो ये इन अ वे इट्स अ स्टेट फेलियर इन लाइक, और कोई शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। अब अगर हम मैस्कुलिनिटी पे आएँ सपना, और थोड़ा सा आप जो बात कह रही थी उसी को थोड़ा और हम टटोले, और बहुत इंटरेस्टिंग है प्यार आपने कहा, और किस तरह से प्यार अपने आप में एक नई परिभाषा बन के उभर रहा है, और यंग लोग इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं। एस्पिरेशन भी हो सकती है और ज़रूरत भी हो सकती है, मैं बिल्कुल इसके बारे में कोई विचार नहीं रखती हूँ। तो मैस्कुलिनिटी के संदर्भ में लेकिन ये कैसे अनफोल्ड होता है, अगर थोड़ा आप इस पे करें, आपके स्टडी से भी और आपके काम से भी जिस तरह से आपने इसको समझा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू। आई नो अब सब वेट कर रहे हैं घर जाने का। मर्दानगी की जब बात होती है, आई थिंक सबसे पहला सवाल ये उठता है किसकी मर्दानगी? क्या किसी पर्टिकुलर कास्ट की मर्दानगी, क्या किसी पर्टिकुलर क्लास की, रिलीजन की, किसी पर्टिकुलर सेक्सुअलिटी एंड इवन जोग्राफी? क्योंकि मर्दानगी एक नहीं है, होमोजेनस नहीं है, मर्दानगी अलग अलग है और अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन आते हैं। हमारे काम में, स्कूल्स में, प्रोग्राम्स में और हमारी रिसर्च से भी आई थिंक जब बॉयज़ एंड मेन और शादी की बात आती है, आई थिंक सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्यों शादी होती है मर्दों की, बॉयज़ की, या कैसे होती है? तो अगर परिवार के संदर्भ में देखें तो एक तरीके से प्रोजेनी नाम आगे बढ़ाना है परिवार का, एक तरीके से लड़का बाहर कुछ गलत ना कर दे, बिकॉज बॉयज़ वांट सेक्स आफ्टर अ सर्टन टाइम, तो शादी कर देते हैं सो दैट दे हैव एक्सेस टू सेक्स। फैमिली ये सोचती है, एंड ऑफ कोर्स कि घर में एक फ्री लेबर आ जाए घर में देखभाल करने के लिए, एंड आगे जाके सन्स हो परिवार में। परिवार उस तरीके से शादी करने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा बच्चा शायद अब मर्द बन जाए, अडल्ट बन जाए, पैसे कमाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। अगर लड़कों के नज़रिए से देखें तो लड़के शादी क्यों करना चाहते हैं? लड़के शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक्सेस टू सेक्स मिल रहा है, शायद किसी फॉर्म में कंपेनियनशिप मिल रहा है, शायद घर वाले पीछे पड़े हैं तो एक पीछा छूट जाएगा, शादी करके सिटी में माइग्रेट कर जाएंगे। ये एक तरीके के बैकग्राउंड की मैं बात कर रही हूँ।
पर अर्बन एरियाज़ में अगर देखें, आई थिंक एक बहुत ही अंडर रिसर्च्ड और जिसके बारे में आज हमने काफ़ी बात नहीं की है कि शादी एंड मैस्कुलिनिटी अर्बन एरियाज़ में कैसे अनफोल्ड कर रहे हैं। इस रूम में हम जैसे जो लोग बैठे हैं उनके रिश्तों में कैसे अनफोल्ड कर रहा है। शायद इमोशनल सपोर्ट के लिए शादी कर रहे हैं, शायद लड़की को रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि उसके परिवार में प्रेशर है, कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम है एक्सेट्रा, तो इसलिए शादी कर रहे हैं। और उन शादियों में मर्दानगी का क्या चल रहा है, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा है। आई थिंक वेरी ऑफन हम हमेशा, जैसे मेरी ने बात की अदरिंग और सेल्फ की, हम हमेशा सेल्फ में, एंड बाय सेल्फ आई मीन ऑल ऑफ अस, वहाँ पे मर्दानगी कैसे झलक रही है रिश्तों में, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा हो रहा है, वहाँ पे सेक्सुअलिटी कैसे एक्सप्रेस हो रही है, और वहाँ पे इकोनॉमिक्स कैसे चल रहा है। आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम मर्दानगी की बात करते हैं। तो ये हो गया वाई एंड हाउ। और फिर आगे देखें हमारे रिसर्च से, और बॉलीवुड में तो ये बहुत कहते हैं शादी करके फंस गया बेचारा, या फिर शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। तो अब इसमें प्रिविलेजेस की बात आती है और प्रेशर्स की बात आती है। शादी से मर्दों को काफ़ी प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्सेस टू सेक्स, सन, शायद कंपेनियनशिप इन सम फॉर्म, पर शादी से प्रेशर्स भी होते हैं। और जैसे कि जया सुबह कह रही थी कि क्रिकेट, पूर्णिमा कह रही थी कि अब मैं शादी के बाद क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा, व्हाट अबाउट माय एक्सपीरियंस। तो शादी के बाद पैसा कमाना, एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा कमाना, अपनी फैमिली को एक सर्टन लाइफ देना, और उस प्रेशर में जद्दोजहद में फंसना एक प्रेशर है मर्दों पे, राइट। एंड ऑफ कोर्स टू इवन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, द प्रेशर ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस। पर शादी करके मर्दों को मिलता क्या है, उसमें प्यार वाली बात आती है, क्या प्यार मिल रहा है। आई थिंक इस पे भी हमने रिसर्च नहीं किया है। जो शादी एज एन इंस्टीट्यूशन बदल रहा है, वेदर वी सपोर्ट मैरिज और नॉट, वेरी ऑफन जैसे आज बात आ रहा है, नॉट फॉर एवरीबडी बट in changing contexts, with young people's agency, with young people's aspirations, sometimes marriage becomes the site जहाँ पे अपने aspirations का fulfillment होता है, पर वो भी एक larger structural impediments के अंदर हो रहा है। तो कैसे ये जो एक young couple है, मर्द, and I'm talking about binary relationships unfortunately, कैसे वो negotiate करते हैं इस patriarchal structure और system में अपने एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इक्विटेबल बनना और एक दूसरे को प्यार देना। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे काम में। हम हमेशा बेचारेपन, पेन की नज़रिए से देखते हैं, बट आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी इन हाउ मैरिजेस बिटवीन यंग कपल्स आर शेपिंग अप, हाउ आर दे नेगोशिएटिंग, कैसे वो इक्विटेबल बन रहे हैं। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू शेयर, कल जब ऑफिस में हम डिस्कस कर रहे थे कि आज मैं क्या बोलूँ पैनल में, तो हमारे डायरेक्टर रवि ने कहा कि आजकल ऐसे बहुत मुद्दे आते हैं जहाँ पे अर्बन एरियाज़ में हम जैसे परिवारों में लड़कों के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, लड़कों को रिजेक्शंस मिल रहे हैं। वेरी ऑनेस्टली द यंग पर्सन इन मी rejoiced at that. I felt चलो कहीं तो रिजेक्शन मिल रहा है मर्दों को। Why are they getting rejected? Because they don't understand what gender equitable relationships mean. What are young women looking for in their partners? I think हमने मैरिज की बहुत बात की, आज रिश्तों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। रिश्तों में क्या बदल रहा है, जो एस्पिरेशंस है, एजेंसी है, फ्रीडम है, किस तरीके के रिश्ते मर्द चाहते हैं, यंग गर्ल्स चाहते हैं, पीपल चाहते हैं। एंड आई थिंक फाइनली मैं एक और चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत माहौल नेशनलिज्म का है, बहुत माहौल कम्युनलिज्म का है। हम जब मर्दानगी की बात करते हैं ये निजी नहीं है। आई थिंक हमें इंस्टीट्यूशंस की मर्दानगी की बात करने की ज़रूरत है। पिछला 10 दिन मर्दानगी से भरा हुआ है हमारे, अभी जो हमारे देश में हो रहा है, किस तरीके से वो यंग
पुरुषों को शेप कर रहा है, यंग महिलाओं को शेप कर रहा है? क्या मर्दानगी का मैनिफेस्टेशन सिर्फ मर्द करते हैं, या उसको महिलाएं भी किस तरीके से अपना रही हैं? एंड विद इन द डिस्कोर्स ऑफ नेशनलिज्म वो बहुत ज़रूरी है. और मेरी एक इच्छा है कि हम आगे की जब सोचें, जब वी थिंक अबाउट फर्दर रिसर्च, आई होप आफ्टर 10 years वी कम बैक एंड वी डिस्कस अबाउट हाउ relationships are shaping up, how they are breaking this barrier of marriage, or how within marriage relationships are changing, evolving in terms of love, care, in terms of conflicts, what are the new kinds of conflicts in terms of division of labor, etc. I think it would be nice to know कि आजकल क्या हो रहा है रिश्तों में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, not always towards a positive side, पर रिश्ते अलग तरीके से दिखने लगे हैं. थैंक यू. और अब फ्लोर ओपन है. हाँ प्लीज़. ओके, तो जो भी माइक घुमा रहे हैं, रितु से शुरू करेंगे, आपके पास आएंगे, एंड देन मालिनी. थैंक यू. मेरा नाम ऋतुपर्णा है. थैंक यू इस पैनल के लिए. और मैरी ने जो कहा कंपल्सरी मैरिज के बारे में, और जो सपना कह रही थी प्लेजर के बारे में, काफ़ी था, क्योंकि हम जिस समुदाय के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, हम लेस्बियन, बाइसेक्सुअल वुमेन और ट्रांस पर्सन्स के साथ काम करते हैं. और मेरे को एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि हम जब that we are talking about 10 years of this report, और जब when we have filed a petition in the Supreme Court, and not of other petitions, but a petition which was talking about natal family violence and about family, right to choose, right to form chosen families, apart from romantic and sexual partners. I think a way forward also to include queer groups in it, because somehow, and also to look it from the lens of not just rationally हम कैसे ले जाएंगे, but also when we are working with queer groups, the desire to get married is from you people, right? You have set the context. You're all getting married left, right, and center, and now people are also wanting to have that marriage and Karwa Chauth and wear bindi sindoor and all, and we are not able to stop them from not doing that, because it's not our burden to stop them. Absolutely not our burden to stop them. I have been hearing, I have not been here for the entire day, and I was really surprised at why are we not talking about family as a structure which is violent, very, very violent, and not talking about like totally disbanding marriage. And just now this is again beautification of marriage, some way or the other. That secondly, we are not talking about chosen families where you are either working with boys or girls. We are not talking about collectivization of boys and girls, and talking about how chosen families can be your support system without even getting married, and how pleasures and other forms can be formed. And we are trying to do it in our communities now. The second thing I'm really was really hoping to hear when Mary, you started with compulsory marriage, to hear lot more about this whole idea of compulsory marriage, and how even in our community now, जैसे आप जमीला जी आप कह रहे हो ना कि हम जैसे हमको भी शादी कराना पड़ेगा शायद, और हम बहुत दुखी है कि हमको शादी कराना पड़ेगा, बहुत दुखी है हम, क्योंकि हमारे पास ये आ रहे हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बाइनरी ट्रांस शादी करा सकते हैं. तो हमारे पास आते हैं तो हम तो एक दूसरे को देखते हैं कि क्या करें, शादी करा दे, तो हम बहुत दुखी है. लेकिन क्या करें, ये शायद मतलब वी डोंट नो, इट्स अ डायलेमा, दुविधा. The third thing that I'm really struggling with, sexuality of young people, and I really want that as groups where young as 17-year-old wants to have, well, of course they're having sex, and जैसे आप मैरी कह रहे हो, नॉट लाइक सेक्सुअल, हमारे लिए सेक्स करना ना बहुत मुश्किल है.
sometimes, because it's not just family violence is very bad. UP mein people are getting killed in conversion therapies and everywhere. So it's not easy कि चुपचाप करो, माँ बाप पकड़ लेंगे. Just like interfaith and intercaste things. Similarly for same sex, it's the same kind of family violence. How can we work with child rights groups? Because we send them to CWCs, CWCs send them to families back. 17.5-year-old young woman. And how do you work? So I am here, I was coming here with a lot of hope for our square groups to collaborate with you all for disbanding marriage, also talking about chosen families, also talking about natal families, severe natal family violence. But I did not hear as much, and I'm a little bit disappointed in that. Thank you. गाँव में बताया जा रहा है 9 साल की बच्ची, रामायण और उसकी बात होती है, 9 साल की बच्ची को किस रूप में देखा जाता है, उसका कन्यादान कैसे किया जाए, और हम लोग बैठ करके चाइल्ड मैरिज पे बात करते हैं. इसमें एक चीज़ अवश्य जोड़नी चाहिए, जो संपत्ति का अधिकार है. संपत्ति के अधिकार को जब तक हम सबको बराबर नहीं दिलाएंगे, ये बंद नहीं होगा. थैंक यू. थैंक यू. इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग पैनल. मैं जस्ट और समय कम है तो मैं बहुत शॉर्टली पॉइंट रखूँगी. इसमें एजुकेशन के बारे में हमने अलग अलग तरीके से टच किया है एज अ पेरिफरी, पर ये काफ़ी मुझे लगता है इस इशू के साथ सेंट्रल है. चाहे अगर हम इस आज इस दिन का देखें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू एम्पावरिंग, और अगर हम इसको लिंक करते हैं अर्ली और चाइल्ड मैरिज के साथ, हम लोग अपने को कहाँ पा रहे हैं एज लुकिंग एट एजुकेशन. आज सुबह से काफ़ी बात हुई है अबाउट एस्पिरेशंस फ्रॉम एज टू एजेंसी. हम बात किए हैं अबाउट यंग लोगों को वो नेगोशिएशन स्किल्स हम दें ताकि वो मैरिज को भी रोके, अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें. पर जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, एजुकेशन के जो सिचुएशन है वो अभी काफ़ी गंभीर है. और क्या हमने काफ़ी किया है लुकिंग एट एजुकेशन, एक स्ट्रक्चरल इशू मतलब एंड पॉलिटिकल इशू, या फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा फुटकर रूप में हम टच कर रहे हैं. मे बी हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस विद इन स्कूल्स देख रहे हैं, सेक्सुअलिटी को देख रहे हैं, हम एक्सेस को लेके देख रहे हैं, हम कुछ फेलोशिप स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं. और फिर मुझे लगता है ये मिरर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट पे भी दर्शा सकते हैं कि हम अपने स्ट्रैटेजी को कितना कंसोलिडेटेड वे में हम आगे इसको कर पाएँ. और इसलिए हम इसको दोहरा रहे हैं क्यों आज सुबह का प्ले में एक बहुत हम निरंतर के अंदर उस समय बहस चला था कि वाई आर वी डूइंग दिस रिपोर्ट, और हम में से कुछ लोग थे जिसमें मैं भी शामिल थी कि वी शुड नॉट बी डूइंग दिस ऑन अर्ली मैरिज, वाई आर वी जंपिंग इनटू दिस. अभी फेमिनिस्ट मूवमेंट में एजुकेशन का जो एक अप्रोच है, एक पॉलिटिक्स है, एक विजिबिलिटी है, वो एनीवे गॉन है. तो हो सकता है हमारा काम उसमें होना चाहिए. ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये रिपोर्ट की और सारा कुछ, बट आई थिंक हम फुल सर्कल वापस आ रहे हैं इसमें, क्योंकि डेटा तो शो कर रहा है कि एज ऑफ मैरिज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज बट एजुकेशन. पर क्या हम ये एस्पिरेशंस या एजुकेशन विदाउट टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर कर सकते हैं या नहीं? इसमें मैं जोड़ूंगी द फील्ड हैज़ चेंज्ड. और एक तो स्टेट का रवैया 2009 में जब यू नो व्हेन दिस रिपोर्ट एंड लेटर राइट टू एजुकेशन स्टिल एक फ्रेमवर्क में के रूप में चल रहा था, अब वो नहीं है. अगर हम देखें कि एक्टर्स कौन है फील्ड में जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वो स्टेट का एनीवे अब इतना लंबा समय नहीं है विश्लेषण करने, पर प्राइवेट एक्टर्स बहुत हैं. प्राइवेट किस्म के नॉट प्राइवेट बट एनजीओज भी एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं. तो फील्ड काफ़ी बिखर भी गया है, कॉम्प्लेक्स भी हो गया है. और क्या हम जो ये अप्रोच कर रहे हैं ये वहाँ तक हम टच कर पाए हैं या नहीं? और कंटेंट के बारे में मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक्स और सैफ्रनाइजेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, बट पॉलिटिकली जो ग्राउंड में जो बाकी चीज़ें हो रही हैं उस पे कितना हम
निगरानी रख रहे हैं। और इसके साथ लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये वे फॉरवर्ड है, एज सिविल सोसाइटी हम अपने को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मांगना भी प्रॉब्लमेटिक है। आप स्कूल में मिड डे मील ठीक से नहीं हो रहा है, उसको अगर आप फोटोग्राफ करें तो आपके खिलाफ केस मतलब FIR हो जा रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी टेंस है। तो मे बी इस पे हम थोड़ा नॉट आज पर ये एक इश्यू है जिस पे मुझे लगता है कि वी नीड टू थिंक, और ख़ासकर क्योंकि निरंतर इज़ एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एज फेमिनिस्ट एजुकेशन हम इस चीज़ को और कैसे देख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। That was like, can you not ask? Okay, thank you very much. And from the morning we have been hearing about all the topics and all, पर वहाँ से मुझे एक चीज़ लग रहा है कि while we are discussing all these strategies and एक चीज़ और हमें देखना चाहिए कि how the budget is being allocated for ये इन मुद्दों के ऊपर, क्योंकि देयर आर सेवरल स्टडीज, सेवरल स्कोपिंग पेपर्स है जहाँ पे बजट एनालिसिस ऑन एंडिंग चाइल्ड मैरिज, पर ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, द फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज, लुक इनटू द बजट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक दैट विल बी वन एरिया इफ निरंतर कैन वर्क ऑन इट। मेरा सवाल तो नहीं है, पर सुबह से मतलब ऐसे जा रहा है इमोशन कि होप, दुविधा, पेन, प्यार, और मतलब फैमिली और मैरिज इंस्टीट्यूशन दोनों पे कुछ कुछ बात हुआ थोड़ा बहुत, और दोनों कैसे टकराते भी हैं आपस में, और मतलब हम एजेंसी की तरफ जाते हुए भी मतलब मैरिज को अर्ली एज पे ऐसे एजेंसी की तरफ से भी देख पा रहे हैं, या फिर तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा बहुत बढ़ भी गया है। और मेरा मतलब मानना है कि शादी और भूत प्रेत दोनों भ्रम है, मतलब अच्छी फैमिली सॉरी हैप्पी फैमिली और भूत प्रेत दोनों भ्रम जैसी एक स्थिति लगती है मेरे को। नहीं, इसी बात को आगे लेकर जाते हुए मैं बोलना चाह रही थी, जो एक्चुअली सुपर्णा ने भी जो कहा कि एक तरह जैसे जमीला आपने भी जो कहा जमीला जी, कि हम फिर भी जब तक हम कंपल्शन ऑफ मैरिज की बात नहीं करते तब तक हम मैरिज में ही सब कुछ हमारी होप्स है। जो सुबह भी हम लोग जो कहते आ रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं, हम चाइल्ड मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैरिज क्या क्या स्पेस देती है, एजेंसी देती है, ऑटोनॉमी देती है, वगैरह वगैरह। तो हम सिर्फ चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम मैरिज को एक तरह से जो हमारे ना जो डिबेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम मैरिज को नहीं कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारी सबकी होप्स मैरिज में ही होंगी, और मैरिज में ही हम उसको बर्डन करते जाएंगे कि मैरिज हमारे लिए इकोनॉमी भी हो, मैरिज हमारे लिए लव भी हो, मैरिज सब कुछ हो हमारे लिए। तो जब तक हमारा लव भी मैरिज के या इकोनॉमिक जो भी चीज़ें हैं जो मैरिज के आउटसाइड भी जब हम नहीं उसको देख पाते, तब तक वो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। उस एक फॉर्मेट है जहाँ मस्क्यूलर लीडरशिप इज़ आइडियलाइज्ड, चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, हमने देखा है कि और कुछ चल ही नहीं रहा। इट्स द सिंगुलर वन वॉइस दैट काउंट्स, you know, that ideal that one person's voice is so powerful and so special. I think उस दौर में हम क्या होप कर सकते हैं। और अब ये हम देख रहे हैं कि चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाहे प्रिवेसी लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कुछ, कंटेंट है कुछ और। तो ये जो डबल स्पीक इतना क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इन प्लेन साइट हो गया है कि हमें कुछ भी कह दें कि हम ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, नए क्रिमिनल लॉ से हमने पूरा कॉलोनाइजेशन का बर्डन हमने गिरा दिया, और एक्चुअली कुछ और हो रहा है, बट नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग दैट। तो ये एक दौर में हमारी बात कहाँ जाएगी। और हम साथ साथ इंडिया में जो देख रहे हैं, and I believe this is the same
इंटरनेशनली, सो आई डोंट थिंक इंडिया इज सो यूनिक कि हम देख रहे हैं कि चाइल्ड राइट्स में कुछ रिसर्च स्टडीज़ को यूएन एजेंसीज ने ही एक्लिप्स कर दिया है। जो कल उनकी स्टडीज़ थी आज उनकी स्टडीज़ नहीं रही, उन्होंने डिसोन कर दी हैं। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उनका जो भी डेटा है उसको भी मतलब एनएसएस का डेटा है उसको भी अब जीडीपी को भी रीफॉर्मुलेट करते हैं, तो इतना एविडेंस बाहर रखने में कोई मायने ही नहीं रखता, बिकॉज नाउ इट इज़ अ पोस्ट डेटा वर्ल्ड, यू नो, where rhetorics matter more than what you want to, what your data is really saying. And your data can be used only to support whatever rhetorical claims. तो I think इस एक अब हम globally भी देख रहे हैं UN as a space has become so instrumentalized, जहाँ elimination से कम बात ही नहीं होती। वो violence को भी eliminate कर रहे हैं, child marriage को भी eliminate कर रहे हैं, विदाउट टचिंग द रूट कॉजेज। सो यहाँ इस दौर से हम वे फॉरवर्ड अगर ढूंढ रहे हैं तो मुझे कुछ मतलब है कि कुछ और हमें समय निकालना होगा इस मीटिंग में नहीं, पर हम कहाँ जाएं यहाँ से, वो सवाल है। हाँ, मेरा पॉइंट बस वही है कि जो अनघा और अना ने भी बोला कि एज अ क्वेयर पर्सन व्हेन आई एम कमिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, आई थिंक जब इतनी बात हो रही है विमेन की ऑटोनॉमी और उनकी एजेंसी बढ़ाने को, आई थिंक ऐसे कॉन्वर्सेशन से लग रहा है कि इट्स गेटिंग लिमिटेड टू नेगोशिएशन, कि ऐसे कि उनकी ऐसे अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है तो क्या ये उनको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करोगे किसी भी टाइप के मैरिज में तब भी आप सस्टेन कर सकते हो, विदाउट फैमिली भी आप सस्टेन कर सकते हो, बिकॉज मैरिज इन इट्स कोर इज़ like consolidating caste and religion और family वही natal family पे इतना focus हो रहा है, तो just telling people that there are alternative sexualities that you could be part of is I think not enough. ये बोलना कि आप बाद में भी ऐसे exist कर सकते हो, आपको उस type के empowerment मिल सकती है, it should go in that direction. Like they don't need to negotiate. तो मेरा भी थोड़ा रिफ्लेक्शन, एक क्वेश्चन इसमें कहीं पे छुपा हुआ है, वो आप ढूंढ लेना। तो बिकॉज मैस्कुलिनिटी की बात हो रही है तो मैं जस्ट सोचती हूँ हमारा क्योंकि काम स्कूल में एडोलेसेंट बॉयज़ के साथ काफ़ी रहता है, एंड सो आई फील यू नो व्हाइल वी आर टॉकिंग दैट रिजेक्शन, बॉयज़ डोंट फेस मच रिजेक्शन, बट आई हैव सीन द ऑपोजिट ऑफ दैट इन फैक्ट, एंड आई वाज आपकी बातें सुनते हुए आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट दैट रिजेक्शन इज़ डूइंग, एंड उस रिजेक्शन की वजह से व्हाट बिकम्स द स्पेस ऑफ डोमिनेंस देयरफॉर, एंड trying to connect dots, but marriage is definitely one of the place जहाँ पे तुमको टिक मार्क मिलता है कि हाँ तुम मर्द हो, तुमने शादी कर ली, हाँ तुम मर्द हो, तुमने बच्चा पैदा कर लिया, and that becomes, that's why the boys in at 13-14 are also very much trained कि this will prove that you are masculine, and so what worries me in fact is the fact that there is जो boys होते हैं जो masculine typical masculine behaviors नहीं perform करते हैं, उनके लिए तो कोई there is no space for them to practice that or be that, and if so then what is happening is there is a generation and have been generations of insecure men, and I mean this in a concerning way, because if you are feeling insecure you are likely to respond feeling threatened, and where is the space to address that? तो जब हम इस तरह की discourse कर रहे हैं, should we also be considering a different narrative, especially adolescent से लेके जब वो बड़े हो रहे हैं? Yeah, so just I think my question is that is therefore does marriage become the space of dominance and also violence, and then have we looked at what is the messaging that is going to an adolescent boy towards addressing this as an issue as well? Taking in from, like, just somebody has already asked the question, but I really want to ask you, throughout the day I am constantly hearing the word choice, like we want to respect the person's choice, but like hasn't the choice argument being co-opted in a very crooked manner? Like everybody comes up and says that choice to marry, but lot of people in our society do not have a choice actually, like to choose actually. What does it mean to choose? I would like to really quickly hear from all the panelists that are we in a position to use the choice argument anymore? Like
when we are programmatically imagining our work or we are thinking to talk about an issue, can choice be used as an argument? So I just wanted to say that I think one big missing piece in the feminist discourse is that of fantasy and what is happening in the collective unconscious. And I think it applies to Hindu nationalism as well. I don't think it's only about masculinity. I think when those women are dancing after 22nd, mandirs and all that, that's not just a form of masculinity in women. It's an enjoyment of certain fantasies about the other, So I think even around marriage and natal families, what are our fantasies as feminists? Unless we don't talk about that, how are we going to ever look critically at the institution of marriage? Because the vast majority of people in this room are also married. What are our fantasies around marriage? It's not just about economic, it's not just about social. So unless we as feminists don't have open, honest conversations about our fantasies around marriage, I don't think we'll ever look at the institution critically. Questions, but these are actually big questions to engage and maybe have one more consultation after 6 months. Joking. But I will definitely still request all the panelists to take one minute and reflect on anything that has struck you or you think you want to respond to it. And we can start with you, Bharti, since you're looking at me. No, I was thinking actually. But yeah, the questions are all very valid that have come up, and I think that's the space that we need to keep open so that we have more discussions. As regards, some possible way forward, I think Madhu PLD made this attempt of trying to bring CEDAW and the CRC committee members together. So work has to happen at that level as well as here. When we talk about raising the age of marriage to 21 and, we recollected the views of young girls and boys, girls particularly saying that yes, it should be raised because then we are able to be in that space of negotiation. We've also had conversations with them, and then we do ask questions around higher education. Will the family be able to afford higher education? And the moment we start getting into these other questions, the answers are, whatever said and done, my parents can't afford that. Then, not just higher education, but there are other issues also that you can discuss with young people. But those issues never get highlighted. They don't get captured. So we need to start capturing those which are to do with their real situations. And then build our argument around why it shouldn't be raised to 21. So let's start working with young people, capturing all the diverse views or realities that they have on different aspects. I think that's one way forward. The other thing I've been thinking of, and I want to flag it here, maybe we can have closer discussion on that. There is this independent thought judgment which has done great damage. Yeah, I've had conversations with Justice Lokur, who's one of the authors, of the judgment, and one of the conversations was that, can we go back to Supreme Court to read it down, to say that, forced marriages may be treated as a sexual offense, but not every marriage. That's it's like a harm reduction strategy. But he's open to that, and if you all think that could be just one step to bring relief to so many young people who are unnecessarily being criminalized, then maybe we can have a little more conversation on that. I'm only fantasizing. See, when the question of marriage, age of marriage, immediately we had a big, in Andhra Pradesh and Telangana, feminist groups are very active. We talk about budget, we talk about the immediate, whatever news we get. So 21 years of marriage, we all went and condemned it. And so Shaheen is suffering today.
All excellent questions. So yes, I would say compulsory, my thinking is a starting list, and it's true that I get stuck. Let me put it this way, I keep insisting on the social and the economic because I feel we don't pay attention to it enough. So bear with me on that, and I think the economics of it are one of the main reasons why it is getting more deeply fixed within our society at a time when it ought not to be happening. We are a complete aberration, and I don't think we've internalized that aberration. Elsewhere, you'll go to Africa, you go to South America, you go to China, it's a very different story. They may be quote unquote cohabiting too soon, but it's a very different story. So since I take the institution of marriage so seriously, I want to begin where I do think that the structures are solid. Does that mean, yes, desire, fantasy? Absolutely. And we know that those are not superficial superstructures, and they are as deep as they go, So it's very much a starting list. And that's why, Rituparna, the disbanding question, if it is to be meaningful, and not an empty fantasy, but a meaningful strategy, we have to look at this first. What it is that we imagine that we can disband. I don't think we're anywhere close to getting there. That doesn't mean we should just wait for structures to transform themselves. We must imagine alternatives, but they will only be minor efforts at the margins. So it's a hope that if we get a better grip on things, we will be in a better position to name. But family is nowhere going to be disbanded. Nowhere. It's not being disbanded, and if it is being disbanded elsewhere, it's a range of impersonal, quote-unquote, forces that are disabling the family in many parts of the world, where the same people are having the fantasy, and these are the disadvantages again. The most advantages have the most happy marriages and the most happy families, it's no surprise. And everybody else is dreaming of them and being crushed as a consequence. So we need to really look at this and the times we're in order then to sort of say what would and I would not use the word disbanding. I think we have to find another language, because that's too far somewhere, and I don't even think we know what we're saying. What do we mean when we say disbanding the family? Okay, because there are places where children are taken out of their families in the name of your Scandinavian countries and so on, and certain disbanding is happening, but it's actually a very monstrous situation. Without my being pro that, but I'm saying that the taking out of children and institutionalizing them cannot be an answer either. So I think which means we need to give it much, much more attention and not be lazy, which we are most of the time in this matter. And I haul up the women. That's why I say queer groups, child rights groups have done a whole lot more than adult-centric women's organizations. I'll stop there. I think what stuck with me is this whole question of alternative ways of relationship. I think we are not setting enough examples, we are not putting enough discourse out there, enough evidence, enough media, enough reels, enough memes about alternative ways of relationship. I think when we talk about fantasy, I think from a very young age, we are now doing a study with 5-6-year-old girls and boys in school, and gender norms are so ingrained. I think just pushing alternative ways of relationship, where what do we want from relationships? We want to be cared for, we want to be wanted, we want to perhaps be intimate, we want to be silly, we want to be low, we want to be depressed, we want just someone to hold us perhaps, right? Where young people grow up with this idea of relationship independent of any institutional sanction, whether it be marriage, whether it be live-in, just what alternative relationships look like. I think we need to really, really push that. तो मैं दो बात कहना चाहती हूँ. पहला तो जो भारतीय आपने कहा डैमेज हुआ है, वो सिविल सोसाइटी
लार्जर जो अम्ब्रेला है उसी के अंदर हम में से ही लोग हैं जिनकी वजह से डैमेज भी होता है, और हम लोग काफ़ी समय तक साथ बना के रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, जब पहले स्टेप से ही हमें पता लगने लगता है, ज़्यादा हमें भी मॉनिटर करना चाहिए और उसमें हमें बहुत जल्दी स्टैंड लेने चाहिए। तो एक तो मुझे ये लग रहा था क्योंकि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर अम्ब्रेला में फिर हर कोई है और फिर अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं, पॉलिटिक्स अलग अलग है, तो वो बहुत जल्दी समझ आ जाए तो ठीक है। पहला तो ये बात, वो हमें अभी आगे और भी ज़्यादा देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पोलराइजेशन अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हो चुका है, पोलराइजेशन की प्रोसेस अभी भी चल रही है। नंबर 2 बात मेरे को ये कहनी है कि जैसे हमारा जो पूरा यंग ग्रुप है और लीडर्स हैं, तो वो एक मॉड्यूल करते हैं जिसको वो कहते हैं सुलझती उलझने। तो जो सारे ये सवाल हैं यंग लोगों के सामने, जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि एक्चुअली सुलझती नहीं है, कुछ हद तक फिर और उलझ जाती है। तो सुबह से इस पूरे हॉल में हम लोग दुविधाएं, उलझनों के बारे में जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी एक अच्छा है कि जितना दुविधा उलझनों में होंगे हम उतना ज़्यादा साथ में बैठेंगे और सुलझाएंगे, मतलब और बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। और कुछ खास करके जिस तरह से मुझे लग रहा है फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप्स, इसके बारे में जो LGBTQ का जो पूरा नज़रिया है वो अभी पूरी तरीके से विमेंस मूवमेंट में पूरी तरह से भी आया भी नहीं है। तो वो नज़रिया को हम ज़्यादा कैसे लाएं, क्योंकि विमेंस मूवमेंट में जो चीज़ ने हमको पकड़ा था वो था कि बहुत तीखा एनालिसिस था उस समय में, फैमिली को लेके, सब चीज़ों को लेके, जैसे जर्ज एवर्सन, ये एक बहुत शार्प था। तो उस तरह के कुछ शार्प चीज़ें करने पड़ेंगे शायद हमें, फिर से वैसे शार्प मूवमेंट, शार्प बातें लाने की ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि वो करना चाहिए, और 6 महीने नहीं, 3 महीने में। थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, हम इतना ज़्यादा लेट चल रहे हैं और कहने की एक्चुअली कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो डिस्कशन हुआ है वो अपने आप में इतना पावरफुल है और इतना कुछ है हमारे लिए जो हम लेके जाएंगे यहाँ से। So thank you so much each and every panelist.